कितने चाव से शारदा ने रंजीत का ब्याह किया था। उस दिन जब बेटा बहू के साथ बारात वापस लेकर आया था, खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। खूब दिल खोलकर खर्च किया था। उन्होंने बेटे की शादी में सभी नाते रिश्तेदारों को बुलवाया था। पहली शादी जो थी, मित्र परिवार दूर दूर के संबंधी कोई भी नहीं बचा था। आने से जाते हुए उन्होंने सबको ढेरों फल मिठाई उपहार में, महिलाओं को बढ़िया साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े तथा पुरुषों को टीके के रुपए दिए थे। सब खुशी खुशी विदा हुए थे। सुंदर सलोनी पढ़ी लिखी शिक को बहू के रूप में पाकर वह निहाल हो गई। ब्याह कराए तो वह चुपचाप सी ही रहती थी। जब वह उनके पैर छूने झुकती, खुशी से गदगद हो, वे उसे गले लगा लेती। उसे जरा भी काम को हाथ लगाने ना देती। प्यार का स्रोत था कि उबल उबल पड़ता। उन्हें लगता, क्या कर दूं अपनी दुलारी बहू के लिए। उनके घर में किसी भी तरह की कमी ना थी। पति काफी धन संपत्ति छोड़ गए थे। रंजीत डॉक्टर था, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती थी। छोटा बेटा राजू पुणे में इंजीनियरिंग के 3य वर्ष में पढ़ रहा था। घर में आधुनिक सुख सुविधा के साथ सभी साधन थे। काम करने के लिए नौकरानी थी। खाने पहनने का स्तर ऊंचा था। फल मिठाई से फ्रिज भरा रहता। जेवर कपड़ों से उन्होंने बहू की अलमारी भर दी थी। राजू शादी के तुरंत बाद पढ़ाई करने लौट गया था। मेहमान भी एक एक कर सब विदा हो गए। रंजीत सुबह 8 बजे ही क्लिनिक पर चला जाता। अब घर में वे और सिखा ही रह जाती। शारदा स्वभाव से बहुत शांत थी। शायद यही शांति बहू को खलने लगी। अपनी ऊब मिटाने के लिए उसने सास से बेवजह पंगे लेने शुरू कर दिए। वे पहले तो हैरत में आ गई। हालांकि उन्हें उसके व्यवहार से गहरा सदमा पहुंचा था, लेकिन उन्होंने धैर्यता का परिचय देते हुए बहू की हर ज्यादती को अनदेखा, अनसुना करने की कोशिश की थी। बहू की चालाकियों का कोई अंत ना था। रसोई में वह सिर्फ सब तैयारी हो जाने पर कुछ चपातियां सेक लेती और दिखाती, ऐसे जैसे उसी ने सारा खाना बनाया हो और वही हमेशा रसोई का कार्यभार संभाले रहती हो। गैस चूल्हे पर दूध, फैला हुआ आटा, दाल, चावल, छिलके आदि उठाने का काम उनका था। कोई भी काम करना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता। उसे हमेशा अपने हाथ मैले होने का डर लगा रहता। नौकरानी अक्सर छुट्टी कर जाती तो सारा काम उन्हीं के जिम्मे आ जाता। शिख पैर पर पैर रखे बरामदे या छत पर बैठी स्टीरियो लगाकर नवेल पढ़ती रहती। स्टीरियो की आवाज वो जानबूझकर ऊंची कर देती ताकि उसे कोई व्यवधान न पड़े। वह दूध वाले, धोबी आदि के लिए उसे दरवाजा न खोलना पड़े। हाँ, फोन की घंटी बजते ही वो उचक कर अटेंड करती। इससे घर में उसे अपनी सत्ता दिखाने का मौका जो मिलता, शारदा की हर बात पर मुंह टेढ़ा करके जवाब देना, हमेशा नकारात्मक और व्यंग्यात्मक लहजे में बात करना सिखाने यही रवैया अपना रखा था। उन्हें तड़पाकर जाने उसे कौन सा सुख मिलता। उदार होने पर भी अपनी भाभी की एक सीख उन्होंने पल्ले बांध ली थी। जीजी कुछ भी हो, बहू चाहे कितनी लल्लू चप्पो करे या धमकियों से काम ले, तुम अपने सारे गहने अभी से उसे मत सौंप देना, वह तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी है। और सही में शिख ने बातों बातों में कई बार उन्हें सुनाकर ये जताना चाहा कि वे गहने अगर अभी ही वह ना पहन सकी तो फिर उसके किस काम के। खासकर उनकी 40 तोले की कर धरनी पर उसकी बहुत निगाह थी। आजकल तो फिर से पुराने गहनों का फैशन चल पड़ा है। भाभी के कहने की देर थी। अम्मा ने झट अपनी कर धरनी निकाल कर दे दी। एक दिन उसने उन्हें सुनाते हुए अपनी सखी रेखा से कहा। वे चुप्पी साध गई थी। रंजीत हमेशा वही बात करता जो तर्क संगत और न्याय संगत होती। माँ का दिल दुखे ऐसी बात कभी ना करता। शिक के साथ भी वह धैर्य से पेश आता और उसे समझाता, लेकिन उसने तो ना समझने की शपथ उठा रखी थी। शारदा रसोई बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। उनके हाथ की बनी चीजें सब तारीफ करके खाते। शिक को इस बात से बेहद ईर्ष्या होती। वो हमेशा उनमें कमी निकालती। वे इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। वे दुखी मन को समझाती। कोई असर न होते देख उसने उन्हें उकसाने के लिए अब सीमाओं का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। आपके हाथ का इतने तेल वाला खाना खाकर तो कल को मरने वाला आज ही मर जाए। बेटी, मैं क्या तुम लोगों का बुरा करना चाहूंगी? उन्होंने आहत होकर पूछा। क्या पता कहकर झट से प्लेट पटककर वो वहाँ से खिसक गई और मेहरी से छोले भटूरे मंगवाकर खाए। रंजीत उन दिनों मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिल्ली गया हुआ था। रंजीत की गैर मौजूदगी में तो उसे उन्हें प्रताड़ित करने की पूरी आजादी मिल जाती, उसे पता था।
वे कभी बेटे के आगे मुंह नहीं खोलेंगी। दरअसल वह उनकी भल मनसाहत का ही फायदा उठा रही थी। एक दिन पड़ोस की रमा बहन के सामने जब शिख ने उनकी फल खा लेने की प्यार भरी मनोहार पर तिरस्कृत करते हुए पलटकर जवाब दिया, माँ जी बुढ़ापे में जुबान ज्यादा चटोरी होती है, हर समय कुछ न कुछ खाने को चाहिए, खाली जो बैठे होते हैं। इस उम्र में लोग हमें खाने के सिवा और भी बहुत काम होते हैं। रमा बहन से रहा ना गया। उन्होंने समझाते हुए कहा, बहू रानी, बड़े पुण्य प्रताप से बड़े बूढ़ों का साया नसीब होता है। हम लोग तो डाल में टंगे पीले पत्ते हैं। अब झरे की तब झरे, जितने दिन है सास का मान रखना सीखो। ये बातें आंटी आप अपनी बहू को ही सिखाइए। जहाँ तक मरने की बात है, माँ जी में अभी भी हम सबसे ज्यादा दमखम है। ये अभी कहीं नहीं जाने वाली। ये तो मेरी अर्थी उठवा कर ही अपनी उठवाएंगी। अपमानित रमा बहन तभी उठकर चल दी थी। वे देर तक आंसू पोंछती रही। बार बार उन्हें रंजीत के बावजी याद आते। जितना सुख आराम उन्होंने अपने राज्य में दिया, सबका मूल्य चुकाना पड़ रहा है। शायद कहते हैं ना कि कोई चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती। उस दिन शिख ने अपने घर किटी पार्टी दी थी। शारदा सुबह से काम में लगी थी। माला अकेली क्या क्या कर लेती। शिख को बनाव, श्रृंगार और फूल सजाने से ही फुर्सत न थी। थकान से दूसरे दिन शारदा ने बिस्तर पकड़ लिया। चाहकर भी वे उठ नहीं पा रही थी। रंजीत जिद करके डॉक्टर ले आया था। डॉक्टर तो वो खुद भी था, पर बच्चों का ब्लड प्रेशर नापा तो काफी ज्यादा था। डॉक्टर ने पूरी तरह आराम करने की हिदायत दी। ब्लड प्रेशर की दवा तो वे ले ही रही थी, डोज कुछ और बढ़ा दी गई। बीमारी में भी शिख उनके पास ना भटकती। वे अपन के लिए तड़पती, लेकिन वह उससे दूरी बनाए रखती। अलगाव और उपेक्षा से वह जानबूझकर अपने दिल को ठेस पहुंचाने में ही सुकून पाती। वह फोन पर सहेलियों से हंस बोल लेती, उन्हें घर बुला लेती या उनके साथ घूमने फिरने, शॉपिंग करने या होटल में खाने पीने निकल जाती। मगर उनकी दुनिया तो बस घर में ही सिमट कर रह गई थी। घर में पसरा बेगानापन उनकी आत्मा को कचोटता। चुप्पी तोड़ने का वे बहाना खोजती रहती। बहू का मुंह जोहती, जरा उसके तेवर नरम पड़ते ही वे उसे कुछ खा लेने का आग्रह करती, तरह तरह से लाड़ जताना चाहती। लेकिन शिख कुछ न कुछ ऐसी चुभती बात कह जाती जो उनके कलेजे में तीर सी चुभ जाती। वे रो रो कर जी हल्का कर फिर घर के कामकाज में लग जाती। दूसरों के सामने वह बहुत भली बनने का नाटक करती। ईश्वर ने उसे मधुर आवाज दी थी, जिससे वह सबको प्रभावित कर हमेशा वाहवाही ही लूटने के लिए तत्पर रहती। उसकी धुता और बदतमीजियों का अंत न था। उसको जब बेटा पैदा हुआ, सबसे ज्यादा खुशी शारदा को ही हुई थी। शायद माँ बनकर बहू में कुछ परिपक्वता आ जाए, लेकिन माँ बनकर तो वह और भी मगरूर हो गई। बच्चे को वह उन्हें हाथ ना लगाने देती। जाने कैसी तो बीमार रहती है, कहीं मेरे अंशु को छूत ना लग जाए। रंजीत समझाता, तुम पढ़ी लिखी हो, क्या इतना भी नहीं जानती कि हाई ब्लड प्रेशर कोई छूत की बीमारी नहीं। आप तो हमेशा माँ की तरफ से ही बोलेंगे, चाहे मेरा बेटा बीमार होकर मर ही क्यों ना जाए। एक ब्लड प्रेशर क्या, और भी तो बीमारियां हैं उन्हें। कभी जोरों का दर्द, कभी पीठ दर्द, यह सब तो बुढ़ापे में चलता ही रहता है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, पूछ लो किसी भी डॉक्टर से। रंजीत अपनी तर्क संगत बात उससे मनवाना चाहता। मेरा बेटा है, मेरी मर्जी, जिसे चाहूँ खिलाने दूं, जिसे चाहूँ नहीं। पोते को खिलाने का हक उन्हें भी है, ठीक है, फिर अपना हक जताने आए। वो मैं कल ही मेरे मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। इस चिपकू बुढ़िया से मैं तंग आ गई हूँ। अंदर का जहर उगलते हुए वह बोली, माँ को दुख होगा। ये सोच रंजीत चुप्पी साध गया था। ना चाहते हुए भी उनकी बातें उन्हें सुनाई दे जाती। सुनकर वे कान तो नहीं बंद कर सकती थी। लड़ाई करते बहू का स्वर आसमान पर होता। उसके चीखने चिल्लाने पर उनके कलेजे में एक हुक्सी उठती। उनका दिल पहले ही कमजोर था। वे गहरे अवसाद में डूब जाती। हे ईश्वर, बस अब नहीं सहा जाता। अच्छा हो, अब तू मुझे उठा ले, अब जीने का चाह नहीं। लेटे उन्होंने दूसरी तरफ करवट बदली तो उन्हें चक्कर सा आ गया। तबीयत जरा संभली तो आंखों से अंशुधारा बह चली। अब नहीं बचूंगी, आज ही रंजीत से छोटे को तार देकर बुलवा लूंगी। उसके ब्याह की जिम्मेदारी अधूरी रह जाएगी, इसका उन्हें मलाल था। चलो बहू तो सुखी हो जाएगी। हमेशा उन्हें ना मरने का ताना देती थी। बात चाहे घुमा फिरा के कहती, मगर वो इतनी नादान तो थी नहीं कि ना समझती। 2 महीने तक जब बहू की मायके से कोई खैर खबर न आई तो उन्होंने ही रंजीत को कस्में देकर उसे लिवाने भेजा था। रंजीत किसी भी तरह जाने को राजी न था। अपनी मर्जी से गई है, मर्जी से ही आएगी।
माँ तुम मुझे मजबूर मत करो, आकर तुम्हें और दुखी ही करेगी। रहने दो, कुछ समय और अपने आप आएगी। ससुराल से भागकर आई लड़की को कितने दिन रख सकेंगे उसके माँ बाप। माँ के आग्रह को रंजीत टाल ना सका। उसे शिक को लेने जाना ही पड़ा। पीहर से आते ही उसने चेहरा बिगाड़ कर कहा, मुझे मालूम था आखिर तो मेरी ही गरज पड़ेगी। बुढ़ापे में इतनी अकड़ अच्छी नहीं। जिसका दिया खाना पड़े उसके आगे तो झुकना ही पड़ता है। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ बेटी। अब मैं तुझे सचमुच ज्यादा दिन तंग नहीं करूँगी। क्या करूँ? आत्महत्या की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाती। पिछले पापों की सजा इस जन्म में भुगत रही हूँ। जब इस जन्म में जानबूझकर वे पाप कैसे करूँ? कही बुढ़िया सच ही कुछ कर ना बैठे। ये सोच सिखा वहाँ से खिसक गई थी। रंजीत कहता, माँ तुमने शुरू से बहू को इतनी ढील देकर अच्छा नहीं किया, इसलिए वो काबू से बाहर हो गई है। वे मन में सोचती दबकर रहने पर ये हाल है। अगर जो कुछ कहती तो जाने क्या होता। रंजीत भी उन्हीं का ख्याल करके खामोश हो जाता, वरना एक बार उसने हाथ ही उठा दिया होता। उन्होंने उठकर बीच बचाव किया तो उल्टे सिखा उन्हीं से उलझ पड़ी। पहले बेटे को सिखाती हो और फिर मेरे सामने भली बनने का नाटक करती हो। उन्होंने तो नीलकंठ की तरह गरल पीना सीख ही लिया था। अब तो जैसे उन्हें पीड़ाओं से घिरे रहने की आदत हो चली थी। इससे हटकर कोई सुखी जीवन भी जिया जा सकता है, ये बात उनके लिए अकल्पनीय हो गई थी। सपने तो उनके सच पूछो तो पति के जाने पर उन्हीं की तरह चिर निंद्रा में खो गए थे। रंजीत तब 3 साल का था और छोटे बेटे के होने में 1 माह की देरी थी। तभी वह भयानक हादसे में सदा के लिए छोड़कर चले गए थे। माँ बाप जीवित थे, तब तक वे पीहर में रही, लेकिन उनके गुजरते ही भाई भाभी ने उन्हें अलग घर दे दिया। पिता अपने जीवन काल में ही वसीयत में आधा हिस्सा उनके नाम कर गए थे। सब कुछ होते हुए भी पति के बगैर जीवन काटना ही रह गया था, जीना नहीं। अपने भीतर उन्होंने इच्छाओं को पनपने ही नहीं दिया। जीवन के प्रति एक शून्यता उनकी आंखों में सदा के लिए ठहर गई थी। उन्हें उनकी जड़ता ने झिंझोरा या सिखा की विषबुझी बातों ने अपने गर्म आंसुओं में पिघलती यूं धीरे धीरे मृत्यु पथ पर बढ़ रही थी। उन्हें लगा अंत समय आ गया है। उस दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। बहु मुश्किल ही वह पुकार सकी थी। अजब घरघराती अटती आवाज थी। शिक की प्रतिक्रिया एक ऊब भरी चिढ़ से हुई। अब नाम लेना भी छोड़ दिया है। शिक से अब मैं बहू हो गई। आती हूँ सासू जी, आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, चाहे मर भी रही हो। इस घर में सदा से हुकूमत आपकी ही तो चलती आई है। व्यंग से मुंह तिरछाकर उसने कहा। क्रोध से पैर पटकते वह उनके कमरे में दाखिल हुई। बड़ी नाटकबाज औरत है वो, बड़बड़ाए, मगर उनकी हालत देख वह सके में आ गई। नहीं, नाटक नहीं, ये तो सच ही जा रही हैं। घर में कोई भी तो नहीं था। उनकी सांस उखड़ने लगी थी। उन्होंने बड़ी ही बेचारगी से शिक की ओर देखा। उनका हाथ अपने हाथ में लेने की कोशिश में उनका आधा उठा हाथ अक्षांश में ही लटक गया, जैसे कोई जानवर दम तोड़ रहा हो। वह निर्विकार निर्लिप्त सी उन्हें जाते हुए देखती रही। इस समय उसकी अजीब हालत थी, ना गम ना खुशी, जैसे कोई फिल्मी दृश्य देख रही हो। मेहरी के आते ही उसने नाटक शुरू कर दिया, वही घिसे पीटे बोल बोलकर जो वो हजारों बार हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में सुनती आई थी। हाय माँ, हमें किसके सहारे अकेला छोड़ गई। अब कौन करेगा ऐसा लार दुलार। हमें जरा भी सेवा का मौका ना दिया। आपकी जगह ईश्वर मुझे उठा लेता। अब तक काफी वीर जमा हो गई थी। फोन पर खबर सुनते ही रंजीत दौड़ा आया था। माँ के चरणों में बैठकर वह बच्चों की तरह फूट पड़ा था। शिक के मगरमच्छ आंसू किसी को प्रभावित नहीं कर सके। शायद अंदर से वह भी इसे समझ रही थी। आज वे बर्फ की सिल्लियों पर पड़ी थी। कोई प्यार भरी हिदायत नहीं दे रही थी। आज उसके करवे बोल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। क्रियाकर्म की गहमा गहमी हर सुख दुख के फंक्शन की तरह समान हो गई। अब वो खुद स्वामिनी थी। मांझी के सारे जेवर जिन पर उसकी नियत थी, अब उसके अधिकार में थे। ये घर, उनका बैंक बैलेंस, सभी कुछ तो उसे मिल गया था। वो खुशी के साथ वे आसमान पर थी। रंजीत जरूर खामोश रहने लगा था, किंतु इसे माँ के छोड़ने का गम समझकर वो मन को तसल्ली देती। थोड़े दिन की बात है, बच्चे का प्यार जल्दी ही माँ की याद भुला देगा। उसका सोचा गलत साबित हुआ। रंजीत को उससे नफरत हो गई थी। वह उसे ही माँ की मौत का जिम्मेदार समझता था। माँ अभी कुछ साल और जीवित रहती, मगर उनकी तो जीने की इच्छा ही इस हृदयहीन दुष्ट औरत के कारण मर चुकी थी।
इसने जीते जी ही उन्हें नरक की भट्टी में धकेल दिया था। ठीक है, अब भुगते ये भी, और रंजीत ने भी उसके साथ ठीक वही व्यवहार दोहराना शुरू किया जैसा वह अपनी सास के साथ करती रही थी। घर में वही बोझ हिलता बेगानापन और खामोशी जिसमें मांझी घुटके रह जाती थी, अब उसका दम घोटने लगी थी। बच्चे से वो हंसता खेलता, लेकिन उसके साथ निपट उखाई और कठोरता बरतता। अपना हर काम वो स्वयं करता। पति सेवा का हक उससे पूरी तरह से छीन लिया था। घूमने फिरने, पार्टी आदि में भी वे साथ ना जाते। लोगों की पूछताछ और उससे उपजने वाली शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने बाहर आना जाना ही छोड़ दिया। जिसे हम अपना समझते हैं, चाहते हैं, उसकी बेरुखी और बेगानापन सहना क्या होता है। अब शिक को इस बात का एहसास होने लगा था, जीने के लिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई बहाना खोजता है। उसने भी ढूंढ लिया था एक तरीका नफरत का। अब जब वो नफरत ही ना रही तो उसके जीवन में एक शून्यता आ गई थी। अब वो खुद नफरत कर रही थी, आज उसे झेल रही थी। राजू को नौकरी पुणे में ही किसी प्राइवेट फर्म में मिल गई। उसने जिस लड़की से सिविल मैरिज की, वह कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ती थी। लड़की के पिता पुलिस कमिश्नर थे। इस लड़की ने घर में आकर उससे वही खेल प्रारंभ कर दिया जो कभी ये संवेदनहीनता से अपनी सास के साथ खेला करती थी। वो एकदम अकेली रह गई थी। अंशु को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में भेज दिया गया। रंजीत बच्चे पर शिक की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहता था। राजू की पत्नी एक शैली केदार, संस्कारशील, विनम्र, हंसमुख लड़की थी। उसका भोला मनमोहक सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। वह उसका सामाजिक दायरा काफी विस्तृत था। उसे जेठानी की करतूतों का पता कुछ राजू, कुछ जान पहचान वालों तथा रंजीत की पत्नी के प्रति बेरुखी से लग चुका था। राजू की सह पाकर वो जेठानी को सबक सिखाना चाहती थी। हाँ, रंजीत की वो बहुत इज्जत करती। शिक को अपनी गलतियों का एहसास हो चला था, लेकिन अब सिवा पछताने के उसके पास कोई चारा न था। बीता समय लौटाया नहीं जा सकता था। काश उसे मम्मी पापा ने गलत बातों के लिए टोका होता। जब वो उनके पास जाकर मांझी का मजाक उड़ाती तो ना सिर्फ उसके भाई बहन बल्कि वे भी खूब हंसते और उसे गलत शिक्षा देते। घर में अपना रब रखाकर रंजीत को मुट्ठी में रखना, वरना वह बुढ़िया तो तुझे एक तरफ बैठा देगी। इसी तरह की बातें वे उसे समझाते रहते। दूसरे भाई की शादी के बाद पीहर में उसकी कोई पूछ ना रही थी। माँ नई बहू की खुश करने में लगी रहती, क्योंकि दहेज से उसने उनका घर भर दिया था। मेरी खुशियों में आग लगाकर किस जम की दुश्मनी निकाली है मुझसे। मम्मी, तुमने वो आत्मलाप करते हुए कहती, गहरे अवसाद में डूबे रहने से उसे कई तरह के मानसिक रोग लग गए। अब वह सिर्फ दया की पात्र बनकर रह गई थी। रंजीत ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी आत्मा को जो धुन लग गया था वह उसे खाए जा रहा था। इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी ना था। घर वाले अब उससे प्रेम और नरमी से पेश आते। माँ जी की आहें उसका पीछा ना छोड़ती। वो हर समय इसी सोच में डूबी रहती, मैं कहाँ गलत थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब